बात जब भी गर्भ निरोध की आती है तो इसे महिलाओं के सिर पर मढ़ दिया जाता है कि भाई देख लो अपना। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए महिलाएं पिल्स खाती हैं, सर्जरी करवाती हैं, आईयूडी लगवाती हैं, कई सारे विकल्प हैं उनके पास, क्योंकि गर्भ निरोध केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है। पर ऐसा नहीं है, पुरुषों के पास भी कई सारे विकल्प हैं। महिलाओं को गर्भ निरोध कैसे करना चाहिए, इस पर हमेशा बात होती है, पर आज हम बात करेंगे पुरुषों की गर्भ निरोध के बारे में। हमें सेहत पर मेल आया है वेद का, 35 साल के हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वो नहीं चाहते कि गर्भ निरोध का सारा जिम्मा उनकी पत्नी का हो। वेद जानना चाहते हैं कि वो गर्भ निरोध के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। वो नसबंदी के बारे में भी सोच रहे हैं, पर उनके मन में कई सारे सवाल हैं। उन्हें डर है कि कहीं नसबंदी करवाने से उनकी सेक्स लाइफ पर तो असर नहीं पड़ेगा, साथ ही कहीं उनकी सेहत को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, पुरुषों के मन में नसबंदी को लेकर कई गलत धारणाएं बैठी होती हैं। तो डॉक्टर से जानते हैं कि नसबंदी क्या होती है, कैसे की जाती है, इससे कोई खतरा तो नहीं है। सुनिए। परिवार नियोजन या फिर अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए पुरुषों के पास जो विकल्प हैं, उनमें सबसे पहला विकल्प है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि जो उनकी पार्टनर, फीमेल पार्टनर का जो फर्टिलिटी पीरियड है, उस पीरियड में सेक्स ना करना। दूसरा विकल्प होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। और तीसरा विकल्प होता है पुरुष नसबंदी या फिर वैसेक्टमी। पुरुष नसबंदी एक परमानेंट टाइप का कॉन्ट्रासेप्शन है। यह लगभग 99.5% सक्सेसफुल माना जाता है। ये कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि पुरुषों में शुक्राणु कहां बनते हैं और कैसे बाहर आते हैं। शुक्राणु पुरुषों के टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश में बनते हैं। दोनों अंडकोश से एक एक ट्यूब बाहर निकलता है जो कि शुक्राणु को आगे लेके जाता है। इस ट्यूब को हम वास डिफरेंस बोलते हैं। पुरुष नसबंदी में हम इस वास डिफरेंस नामक ट्यूब को काटते हैं, तभी इसको हम लोग वैसेक्टमी बोलते हैं। ये जो वास नामक ट्यूब है, ये शुक्राणु को आगे लेके जाता है और उसके आगे 2 और ग्रंथि होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और प्रोस्टेट। ये लिक्विड कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो लिक्विड कंट्रीब्यूट होने के बाद और शुक्राणु के मिश्रण होने के बाद जो कुल मिला के पदार्थ बनता है, उसको हम लोग सीमेन कहते हैं और ये सीमेन बाहर आता है। तो वैसेक्टमी में केवल वास कटता है, केवल शुक्राणु का आना बंद होता है, लेकिन जो पदार्थ प्रोस्टेट और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहे हैं वो बंद नहीं होते हैं। वैसेक्टमी करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिकल तरीका है, उसमें जो स्क्रोटम यानी कि टेस्टिस का बैग है, उसके ऊपर सर्जन वास को लोकेट करते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा चीरा लगाते हैं स्किन के ऊपर और वास को बाहर निकाल के उसको काट देते हैं। और काट के दोनों एंड्स पे या तो क्लिप लगा देते हैं या बांध देते हैं और वास को अंदर कर देते हैं। जो दूसरा इसी का मॉडिफिकेशन आया है वो है उसको हम लोग नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी बोलते हैं। इसमें हम लोग चीरा लगाने की बजाय एक छोटा सा होल करते हैं और उस होल के जरिए एक स्पेशल रिंग फॉर्सेप होती है, उससे वास को बाहर निकालते हैं और उसको काट के बांध देते हैं और वापस डाल देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसमें कोई भी टाँके लगाने की जरूरत नहीं होती और रिकवरी जल्दी होती है। ये कोई खतरनाक या कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। आप सुबह आते हो, सेम डे आपकी सर्जरी करके 1 घंटे में आप घर जा सकते हो। आप खुद ड्राइव करके जा सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप अपना नॉर्मल रूटीन ऑफिस वर्क वगैरह सब सेम डे स्टार्ट कर सकते हैं। नसबंदी से पुरुषों की सेक्स लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नसबंदी में हम लिंग की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ शुक्राणु की जो नली है उसको बांधते हैं। तो उसमें उनकी सेक्स करने की क्षमता या उनके सेक्स लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसी तरह जैसे नॉर्मल थे पहले उसी तरह रहते हैं। इससे उनको संभोग में कोई तकलीफ़ नहीं होती। इससे पुरुषों की सेहत को कोई तकलीफ़ नहीं होती। वो हमेशा जैसे जो काम पहले करते थे वैसे ही करते हैं, उतने ही चुस्त दुरुस्त रहते हैं। जैसे कोई लेबरर हो तो अपना लेबरर का काम करे, कोई स्पोर्ट्समैन है, स्विमिंग करता है, कोई टेनिस खेलता है, वो अपने नॉर्मल
कार्य करता रह सकता है, उसमें उसको कोई तकलीफ़ या डे टू डे वर्कआउट में कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो अपनी नॉर्मल लाइफ एज इट इज़ जीता रहता है। लेकिन अब जब पूछते हैं कि क्या हमें रेस्ट की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप 1-2 दिन के लिए कुछ वज़न ना उठाएं, थोड़ा लाइट वेट एक्सरसाइजेस करें, बाकी अपना नॉर्मल एक्टिविटी वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, वो सब आप नॉर्मल कर सकते हैं। आपने डॉक्टर अनुराग और डॉक्टर अनूप की बातें सुनी। उम्मीद है कि जिन भी पुरुषों के मन में नसबंदी को लेकर सवाल थे वो दूर हो गए होंगे। नसबंदी कोई खतरनाक सर्जरी नहीं होती है, ना ही इससे पुरुषों की सेक्स लाइफ या फिर उनकी सेहत पर कोई असर पड़ता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, जिस बोतल से आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कहीं उसमें जहर तो नहीं। आप जब अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल खरीदने जाते हैं तो आपका सारा ध्यान उसकी क्वालिटी पर होता है, और होना भी चाहिए, पर कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। दरअसल इन बोतलों को बनाने में बिस्फेनॉल नाम के एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पर 2015 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इस पर बैन लगा दिया था। फिर जब 2019 में देश के 7 राज्यों में एक सर्वे हुआ, यहाँ बिकने वाली दूध की बोतलों को लैब में टेस्ट किया गया। फिर टेस्ट में ये सामने आया कि इन बोतलों में अभी भी बिस्फेनॉल भारी मात्रा में मौजूद है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में 20 ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बॉटल्स के सैंपल्स लिए गए, उन पर टेस्ट किए गए। बिस्फेनॉल केमिकल सब में मौजूद था। बिस्फेनॉल एक केमिकल है जिसे प्लास्टिक बोतलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से प्लास्टिक साफ लगती है, ट्रांसपेरेंट दिखती है और लंबे समय तक चल जाती है। पर इसमें एक दिक्कत है, ये केमिकल प्लास्टिक से निकलकर पानी और खाने में, दूध में लीक करने लगता है। बिस्फेनॉल की वजह से ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा रहता है। साथ ही ये केमिकल एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन पर भी असर डालता है। इससे ग्रोथ और शरीर के बाकी फंक्शंस में दिक्कत आती है। तो दूध की बोतलें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? आप प्लास्टिक से बनी दूध की बोतलें खरीद सकते हैं, पर ज़रूरी है कि आप इन बोतलों को समय समय पर बदलते रहें। उनके टूटने या फिर ख़राब होने का इंतज़ार ना करें। आप किस तरह का प्लास्टिक चुन रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बोतल खरीदते समय उसके लेबल को देखिए, अगर उस पर लिखा है बायो बेस्ड प्लास्टिक तो ये इस्तेमाल के लिए सेफ़ है। बोतल से कोई भी केमिकल लीक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बोतलों को साफ़ करते समय उन्हें माइक्रोवेव में मत रखिए, उन्हें साबुन वाले पानी से धोइए और उबालना मत भूलिए। बोतल पर मार्किंग बनी हो ये ज़रूर देख लें, यानी आप कितना दूध बोतल में डाल रहे हैं इस चीज़ का ट्रैक रखिए। साथ ही वो बोतल लीजिए जिसका मुंह बड़ा हो, इससे दूध उंडेलने में आसानी होगी। बोतल का निपल सिलिकॉन का बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आपकी डाइट में जिंक होना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए आप क्या क्या खा सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए आपके डाइट में पोषण की सही मात्रा होना ज़रूरी होती है। इसके लिए आप कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन वगैरह शामिल करते हैं, पर एक चीज़ और है जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, और वो है जिंक। न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मल्होत्रा ने इसके बारे में और जानकारी दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। आपको अपनी डाइट में जिंक क्यों शामिल करना चाहिए? क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके घाव जल्दी भरते हैं, थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखता है और आंखों की रोशनी को ठीक रखता है। आपके रोज़ के खाने में 10 मिलीग्राम जिंक होना चाहिए। अब जिंक आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए आप मीट, शेलफिश, दाल, कद्दू के बीज, तिल के बीज, पाइन नट्स, मूंगफली, काजू, अंडा, चीज़ और आलू खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।